This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, मौसम गर्मा इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है और गुज़िश्ता दिनों जो हीट वेव आई थी पूरे पाकिस्तान में, बहुत से लोग उससे मुतासिर हुए हैं। काफ़ी लोग लू का शिकार हुए और इसी तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है पेशेंट्स का, जो कि डिहाइड्रेट होके हमारे जिस्म में जो पानी की कमी है उसकी वजह से हॉस्पिटल लैंड अप करते हैं, गशी भी हो जाती है। तो बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर जो इस तरह के गर्म मौसम के अंदर अगर डायरिया भी हो, जिसे हम उर्फ़ आम में दस्तों की बीमारी कहते हैं, असहाल कह देते हैं, पेचिश कह देते हैं, बच्चों में अगर ख़ास तौर पर जो नौ मौलूद बच्चे हैं या न्यूनेट्स हैं, उनके अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि मौसम भी गर्म हो और उसके साथ साथ दस्तों या असहाल की बीमारी भी हो, तो वो विद इन मिनट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बदकिस्मती से काफ़ी बच्चे बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मौत का शिकार भी हो सकते हैं। तो हमारी वो अवामुन्नास, ख़ास तौर पर वो माएँ जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, ये उनके लिए तो बहुत ही अहम प्रोग्राम होगा कि मौसम गर्मा के अंदर उन्होंने बच्चों को लुक आफ्टर किस तरह करना है, डायरिया से या असहाल या दस्तों की बीमारी से कैसे बचाना है, हो जाए तो क्या करना है, उनको रिहाइड्रेट करने के लिए क्या करना है, और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स या ऐसी अलामात होती हैं कि जब उनको फ़ौरी तौर पर किसी क्वालिफाइड चाइल्ड स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाने की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है, डॉक्टर सदफ़ हारून जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, डॉक्टर सदफ़ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। यू आर वेलकम डॉक्टर साहिबा। हमने बड़ा बर्निंग टॉपिक जो है वो एक इशू के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि इस वक्त समर्स अपनी पीक के ऊपर हैं, जुलाई शुरू हो गया हुआ है और मानसून की भी आमद है, लेकिन हीट वेव बहुत ज़्यादा हो जाती है उस पर। तो आपके पास रूटीन में अगर हम इस तरह लें कि सर्दियों में या बाहर के मौसम में अगर 100 बच्चे आते थे, उसमें कितने बच्चे दस्तों की बीमारी के साथ आते थे, और आज जब पीक समर चल रही है, अरूज पर है मौसम गर्मा, तो आज उन बच्चों की तादाद में कितना इजाफा हो गया है? गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स की ओपीडी में जो डायरिया के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल हम अपनी ओपीडीज़ में 40 to 50% जो केसेस देख रहे हैं वो डायरिया के ही देख रहे हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं। गर्म मौसम वायरसेस और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए बहुत मौजू होता है। इसी तरह जो मानसून में हवा में नमी का तनासुब होता है, उसकी वजह से भी बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं। तो ये गर्मियों के मौसम में इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि हर 100 में से जो 50 बच्चे आप देखती हैं वो डायरिया या दस्तों की बीमारी के साथ आए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह ही है जी। और सर्दियों में मेरा ख्याल है कि शायद छाती और नज़ला ज़ुकाम के साथ ज़्यादा मरीज़ आते होंगे। गर्मियों में डायरिया का तनासुब कम हो जाता होगा सर्दियों में इसका तनासुब कम हो जाता है, लेकिन गर्मियों में ये तेज़ी से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे बच्चे जो हैं वो ही क्यों ज़्यादा ख़तरे में होते हैं? मतलब एडल्ट्स भी हैं, देखिए मौसम तो सबके ऊपर असरअंदाज हो रहा है ना, जो बाहर हीट है और जो हवा में नमी का तनासुब है वो तो हर इंसान को मुतासिर कर रहा है। तो बच्चे इसका ज़्यादा शिकार या बासानी शिकार कैसे बन रहे होते हैं? बच्चों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा एक तो फैलती भी है, और दूसरा जब हो जाए तो इसमें पेचीदगियों का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। स्पेशली इसमें न्यू बॉर्न बच्चे या नौज़ायदा बच्चे या 1 साल से कम उम्र बच्चे इसकी पेचीदगी का शिकार होते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि बच्चे गर्मी के मौसम में खुले मशरूबात, जो बाज़ार के मशरूबात हैं, उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो न्यू बॉर्न्स के अंदर जो जिस्म में पानी का तनासुब होता है वो बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उनके अंदर डायरिया हो जाए और मामूली सी डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। अच्छा, इसका मतलब है कि उनमें टॉलरेंस लेवल जी बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत कम होता है। नौज़ायदा बच्चों में एक तो टॉलरेंस लेवल, उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, दूसरा उनके गुर्दे अभी इमेच्योर होते हैं। गुर्दों का काम ये होता है कि जिस्म में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करना। तो अगर वो अभी इमेच्योर हैं तो डायरिया और डिहाइड्रेशन में उससे ज़्यादा ये बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, उससे थोड़े बड़े बच्चों की तरफ आएँ, लाइक जो 4-5 साल के बच्चे हैं जो बाहर भी खेलते हैं। एक फैक्टर आपकी राय में ये भी हो सकता है कि वो घर में कम बैठते हैं और बाहर धूप में ज़्यादा खेलते हैं, उसकी वजह से मज़ीद डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मी में जो बच्चे धूप में ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारते हैं, तो उसकी वजह से उनको गर्मी से मुतासिर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि बच्चों में जो पेट की इन्फेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से दस्तों की बीमारी, इसहाल, पेचिश, ये सारी अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो कौन कौन से जरासीम हैं जो कि डायरिया कॉज कर रहे होते हैं? छोटे बच्चों में ज़्यादातर जो डायरिया है 50% से ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो वायरल होते हैं, खुसूसन 5 साल से छोटे बच्चों में। इसमें ज़्यादातर जो वायरस अफेक्ट करता है वो रोटा वायरस अफेक्ट करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल कॉजेज़ भी होती हैं जिसमें सैल्मोनेला है, शिगेला है, ई कोलाई है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं, एमीबियासिस, जियार्डियासिस वगैरह, और बाज़ दफ़ा एपिडेमिक फैल जाता है, जैसे हैज़े का एपिडेमिक फैल गया, कॉलरा, लेकिन ये अब रेयर होता है। ओके, इसका मतलब आपने बताया कि 50% से ज़ायद केसेस में वायरल इन्फेक्शन, और ये खाने पीने की चीज़ों की वजह से ये डॉक्टर साहब फैल रहे होते हैं। बिल्कुल, गर्मी के मौसम में अक्सर हम जब पानी का इस्तेमाल करते हैं, सबसे जो अहम वजह डायरिया फैलने की है वो आलूदा पानी है। अगर जब हमारा वाटर पाइपलाइंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो कमज़ोर हो और उसके अंदर सीवरेज के पानी की आमेज़िश हो जाए, उसके अलावा अगर हम पानी को किसी वाटर ट्रीटमेंट से ना गुजारें और वैसे ही बच्चों को पिला दें, यानी फ़िल्टर भी ना करें, उसको उबालें भी ना, तो ये एक अहम वजह होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इन पाइपलाइंस में बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डायरिया होने का इम्कान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम देखते हैं कि अब ये मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल जो मदर्स प्रोग्राम देख रही हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी आगाही के लिए कि डायरिया जब होता है बच्चे को, एक चीज़ तो है कि नंबर ऑफ़ मोशंस जो एक दिन में बच्चा कर रहा है, दूसरा है जो पखाने की कंसिस्टेंसी है कि वो किस तरह का है, उसकी रंगत कैसी है, पतला है या बहुत थिक है या लेसदार है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मदर्स को नोट करनी चाहिए और जब आपके पास बच्चे को लाएं तो आपको भी बतानी चाहिए ताकि आपको डायग्नोज करने में आसानी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, डायरिया की डेफिनेशन ये है कि बच्चा अगर एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा लूज स्टूल्स पास करे। माँ का दूध पीने वाला बच्चा वैसे ही कई दफ़ा स्टूल पास कर रहा होता है। अच्छा, वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर माँ महसूस करे कि वो रूटीन से ज़्यादा कर रहा है, यानी उसकी कंसिस्टेंसी भी रूटीन से ज़्यादा दफ़ा कर रहे हैं, पतले हो गए, और बड़े बच्चों में अगर दिन में 3 या 3 से ज़्यादा बार मोशन पास हो तो उसको डायरिया कहते हैं। अगर वो बिल्कुल लूज़ है, वाटरी है, उसके अंदर कोई सॉलिड किसी किस्म का सॉलिड नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर ब्लड आ रहा है, पस आ रही है, या फिर उसके साथ और इलामात हो रही हैं, जैसे बच्चे को शदीद मरोड़ है या लगातार उल्टियाँ लग गई हैं, या फिर बच्चा उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी सुस्त हो गया है, निढाल हो गया है, पेशाब की कमी हो गई है, आँखें आपको अंदर धसी हुई मालूम होती हैं, किसी भी सूरत में अगर आपको इलामात इस तरफ जाती हुई नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर को फ़ौरन बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर आएँ। अच्छा, एक तो हो गया डायरिया, उसके साथ आपने बताया कि बच्चे को उल्टियाँ भी आ सकती हैं। जी, तो ये तो फिर डबल एज स्वॉर्ड हो जाती है बच्चे के लिए, डबल एक ख़तरनाक सिचुएशन है कि जो वो खा पी रहा है वो पेट में ठहर नहीं रहा और वो पखाने के रास्ते निकलता जा रहा है, और जब वो खा रहा है वो उल्टी भी कर रहा है जी। तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर जो पानी की कमी है वो तो बड़ी तेज़ी से होती होगी। बहुत तेज़ी से पानी की कमी हो जाती है, ना सिर्फ पानी बल्कि जिस्म से नमकियात भी बहुत तेज़ी से लूज़ होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा बच्चा, बड़े बच्चे तो नहीं रोते, कभी कभार रो भी पड़ते हैं जब ज़्यादा कुटाई हो उनकी, तो रोते भी हैं, लेकिन छोटा बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा रोता है और आंसुओं के साथ भी रोते हैं। तो आंसू भी पानी है, तो अगर जिस्म में पानी की कमी हुई है तो उसके ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ता है कि बच्चा रो रहा है लेकिन आंसू नहीं आ रहे? बिल्कुल ऐसे ही है, जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो आंसू भी नहीं आते और होंठ भी खुश्क हो जाते हैं। अच्छा, इसमें घर पे डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं पेरेंट्स वगैरह जो है आपके पास लाने से पहले? जी, हमारे पास लाने से पहले सबसे जो बुनियाद है डायरिया में ट्रीटमेंट की वो है निमकोल, यानी ORS। घर में ORS बच्चों को देना चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि ORS जो है वो लो ऑस्मोलर होना चाहिए, यानी अब जो WHO रिकमेंड करती है वो ये कि बच्चों को जो ORS दिया जाए उसके अंदर सोडियम और ग्लूकोज की मिकदार कम हो। ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है और इसको जिस तरह पैकेट में दी गई हिदायत हैं उसी तरह बनाएं और बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके ORS पिलाना शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी एक मुशाहदे वाली बात मेरे नॉलेज में आई, और आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आप तो ये रोज़ इस तरह पेरेंट्स को सुनती भी होंगी उनकी बात, कि
बच्चे को बुखार अगर हुआ है ना तो माएँ मज़ीद लपेट देती हैं उसको कि जनाब इसको ठंड ना लगे। तो बुखार की सूरत में आप ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि नहला देना बेहतर होता है या ठंडी पट्टियाँ करना कितना अहम हो सकता है उस सिचुएशन में? देखिए, बुखार की कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं। यानी कभी भी ऐसा ना करें कि बच्चे को तेज़ बुखार हो और उसे कई कपड़ों में लपेट दें। ऐसी सूरत में बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, हीट जिस्म के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और खुदा ना खास्ता बच्चे को झटके लगने की तरह का डर हो जाता है। जब भी बच्चे को बुखार हो, आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ठंडे कमरे में रखें, उसके कपड़े कम कर दें। सर्दियों में अगर बच्चों ने टोपी और जुराबें पहनी हैं उनको उतारें और नॉर्मल पानी से बच्चे की पट्टियाँ करना शुरू कर दें। और जो सिंपल पैरासीटामोल की दवाई है वो बच्चे के वेट के तनासब से उसको फ़ौरन पिलाएं। जी नाज़रीन, डॉक्टर सदफ़ हारून से बच्चों के असहाल, दस्त और पेचिश की बीमारियों के ऊपर गुफ्तगू जारी है और जारी रहेगी यहाँ वक्त। अब हम डॉक्टर सदफ़ से पूछते हैं। डॉक्टर सदफ़, हमारी ज़्यादातर जो अवाम है वो देही इलाकों में रहते हैं और हमारे नाज़रीन भी जो देही इलाकों में ख़ास तौर पर देख रहे हैं, ORS एट टाइम्स ऐसा होता है कि पूरे गांव के अंदर फार्मेसी बहुत दूर होती है और उसकी जो दस्तयाबी है वो एक चैलेंज बन जाता है। इस तरह की सिचुएशन में मदर्स को क्या करना चाहिए? उसका कोई मुतबादिल मौजूद है हमारे पास कि अगर ORS ना हो तो आप बच्चे की पानी की कमी या डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए सादा पानी से काम चला सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ऐसे सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी हमारी देही इलाकों में रहती है। वैसे तो ORS ईज़िली अवेलेबल होता है हर फार्मेसी में और अक्सर जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होता है। लेकिन अगर किसी सूरत में ORS आपको मुयस्सर ना हो तो फिर आप घर में आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये बात जानना ज़रूरी है कि सादा पानी इसका मुतबादिल नहीं होता, क्योंकि डायरिया में जिस्म से ना सिर्फ पानी लूज़ हो रहा होता है बल्कि नमकियात भी लूज़ हो रही होती हैं। तो आप घर में आसानी से ORS तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास साफ़ सुथरा उबला हुआ पानी होना चाहिए। उसके अंदर चीनी डाल दें, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें। इस तरह आप घर में ORS तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और मशरूबात हैं। चावल जब उबालते हैं उसका जो पिच होती है, उसका जो पानी है, राइस वाटर, वो भी डायरिया में बहुत मुफीद होता है। अच्छा, उसमें भी नमकियात जी होते बिल्कुल, हैं? उसके अंदर भी नमकियात होती हैं। इसी तरह बिल्कुल पतली कच्ची लस्सी जो बनाई जाती है वो भी आप बच्चे को चम्मच चम्मच करके दे सकते हैं। और उसमें चीनी भी डाल लें? हाँ, बहुत कम मिकदार में मिकदार में चीनी ज़रूरी है, क्योंकि चीनी जो है वो आंतों की झिल्ली के ज़रिए सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन याद रखिए कि चीनी जो है वो 1 चम्मच, यानी अगर आपने एक जग बनाया उसमें 1 से 2 चम्मच तक चीनी हो। बहुत ज़्यादा अगर चीनी देंगे तो डायरिया रुकने के बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे का डायपर चेंज करना होता है, अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है तो माओं को पता होता है कि मैंने कब चेंज करना है। उनके जहन में एक मैथमेटिक्स उन्होंने कैलकुलेशन की होती हैं। लेकिन जब डायरिया हो तो ज़्यादा बच्चे ने मोशन कर दिए हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा अरसे तक चेंज नहीं होगा तो उसमें क्या बच्चे की स्किन के ऊपर या और उसको क्या मज़ीद जो ख़राबियाँ बच्चे के अंदर पैदा हो सकती हैं? ये आपने एक बहुत अहम बात की है और ये प्रॉब्लम हम देखते हैं क्योंकि सोशो इकनॉमिक रीजंस की वजह से बाज़ दफ़ा बच्चों को एक ही पैम्पर बांध देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा दफ़ा इसमें डायरिया स्टूल पास कर दे और एक ही दफ़ा इसको तब्दील करें। ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि स्किन के साथ बैक्टीरिया और वायरसेस का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। और चूँकि वो जरासीम पखाने के साथ भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये समझना ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि डायपर पहना होता है तो वो स्किन के साथ मुसलसल टच होते रहते हैं, इसकी वजह से बहुत सिवियर नैपी रैश हो जाता है। तो इस तरह के केस में तो डॉक्टर साहब वैसे वो जो पुराना तरीक़ेकार लंगोट वाला होता था, अगर बच्चे को डायरिया तो लंगोट ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कि माँ को फ़ौरन पता भी चल जाएगा कि बच्चे ने मोशन की है। बच्चों माओ की मशक्क़त बढ़ जाएगी इसमें, नो डाउट जी, कि उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर लेकिन पता फ़ौरन चल जाएगा उन्हें कि बच्चे ने स्टूल पास किया है। जी बिल्कुल, लेकिन अफोर्डेबिलिटी इशू अगर हो तो आप ये काम कर सकते हैं, वरना अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो जैसे ही बच्चे ने स्टूल किया हो, दस्त किया हो, उसकी बेशक मिकदार कम हो, लेकिन आपने उसको स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहने देना, जल्द से जल्द डायपर को बदलना है। और वो लंगोट का जो मटीरियल है वो भी कॉटन का होना चाहिए। वो भी कॉटन का होना बिल्कुल ऐसे ही है, कॉटन का होना चाहिए ताकि वो इरिटेशन ना करे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एक बड़े ही अहम इन्फेक्शन की तरफ आते हैं जो बहुत क्रिटिकल होती जा रही है पाकिस्तान में, जिसे हम बड़ा बुखार या टाइफाइड भी कह देते हैं, म्यादी बुखार भी कहते हैं। तो उसका मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा उसका तनासुब बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि टाइफाइड क्या होता है और इसको हम बड़ा या म्यादी बुखार क्यों कहते हैं?
देखिए बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर एंटीबायोटिक ओवर यूज़ की वजह से अब जो टाइफाइड आया है उसे XDR टाइफाइड कह रहे हैं, यानी एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, जिसके ऊपर किसी भी किस्म की दवा असर नहीं कर रही और बच्चे को बहुत हाई फाई एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये इसकी मुंतकली का जो सबसे अहम रीज़न है वो है पानी, आलूदा पानी। यानी हम लोग अगर पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि खुली नालियां हैं, सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिक्स हो रहा है, पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर है, तो उस पानी को इस्तेमाल करने से टाइफाइड फैलता है। इसी तरह जब आप बाथरूम इस्तेमाल करें तो पखाने के ज़र्रात अगर खुदा न खास्ता खाने में मिक्स हो जाएं, इसके ज़रिए ये फैलता है। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है कि एक तो पानी को अच्छी तरह उबाल के मलमल के कपड़े से छान के या फिर प्रॉपर फ़िल्टर करके या मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, या फिर और जब बाथरूम का इस्तेमाल हो तो अच्छी तरह हाथों को साबुन से धोएं। खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं, नाखून को काट के रखें। उसके अलावा टाइफाइड की वैक्सीन अब आ गई है तो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह आप टाइफाइड को रोक सकते हैं। टाइफाइड की अलामात में उल्टी, मोशन और ऐसा बुखार जो ना उतर रहा हो, कमज़ोरी, भूख का ना लगना, ये अलामात होती हैं। तो सुना है डॉक्टर साहब उसके बुखार का भी ख़ास पैटर्न होता है, मैं चाहूँगा कि वो भी नाज़रीन को बताएं क्योंकि टाइफाइड है भी बहुत कॉमन, तो मदर्स को पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का बुखार हो तो उनका शक जाना चाहिए कि जनाब ये टाइफाइड हो सकता है और फिर डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जाना चाहिए। अगर बच्चे खास को पैटर्न होता है जी बिल्कुल, इसका एक ख़ास पैटर्न होता है और लंबे अरसे तक ये बुखार चलता है और ये बेस लाइन को टच नहीं करता है, यानी ये उतरता नहीं है। ऐसे नॉर्मल नहीं होता? जी बिल्कुल, ये बुखार कम हो जाता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता, लंबे अरसे तक चल रहा होता है। इसके साथ बच्चों में अमूमन इसकी जो अलामात होती हैं वो डायरिया से मिलती जुलती है, यानी बच्चों को वॉमिटिंग भी होती है, मोशन भी हो रहे होते हैं और साथ उनको एक बुखार होता है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सुस्त और निढाल होता जाता है, उसका रंग पीला पड़ने लग जाता है, उसकी ज़बान कोटेड हो जाती है। अगर हम मुंह खोल के देखें तो ज़बान थोड़ी सफ़ेद सी नज़र आती है। तो ऐसी सूरत में इम्कान होता है कि शायद ये टाइफाइड है। तो इसका जो तशख़ीस है वो एक ब्लड टेस्ट के ज़रिए होती है, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले बच्चे का ब्लड लेके उसको कल्चर के लिए भेज दिया जाए, तो उसके अंदर बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होती है और हमें पता चल जाता है कि ये टाइफाइड का इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब आपने तो एक प्रोटोकॉल वो डिस्कस किया जो होना चाहिए, मैं वो बात करता हूँ जो हो रहा है। और वो होता क्या है, आपके मुशाहदे में तो रोज़ाना आता होगा, आपके पास एक ख़ातून बच्चे को लेकर आई, आपने उसको डायग्नोज़ किया कि टाइफाइड है, आपने एंटीबायोटिक लिख दी, उसको प्रॉपरली एवेलुएट करने के बाद अब वो नुस्खा पेशेंट के पास है, उसके हमसाए में, छोटी बहन में या किसी कज़न के बच्चे को वही अलामात हुई, उसने आपका नुस्खा उसको कहा कि भी ये डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी मुझे दवाई दी थी, आप भी ये इस्तेमाल कराएं, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इस पर रोशनी डालिए कि ये ट्रेंड कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये खुद जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा बिकॉज के हो सकता है कि देखें आपने बताया 50% केसेस में वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, तो ये भी तो हो सकता है कि टाइफाइड हो ही ना और गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक दी जा रही हो बच्चे को। ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि हमारे पास जो एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन है वो कंट्रोल नहीं होती। जैसे दुनिया भर में एंटीबायोटिक आप ओवर द काउंटर नहीं ख़रीद सकते, लेकिन पाकिस्तान में आप किसी भी फार्मेसी पे जाके ख़ुद नाम लेके बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन दिखाए एंटीबायोटिक ले सकते हैं। और यही हमारा जो रवैया है हमारे माशरे का, वो यही है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या तो संभाल लेते हैं और उसी को रिपीट कर लेते हैं, या फिर किसी दोस्त से मशवरा करके, किसी मौलिद से फ़ोन पे मशवरा करके, या बहुत सारे फार्मेसी वाला जो है वो मजाज नहीं है एंटीबायोटिक देने का। बिल्कुल, तो अक्सर देखा गया कि लोग अपने जो बीमारी के अलामात उसको बताते हैं कि जी हमें ये है, और वो फार्मेसी वाला अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक दे देता है। बिल्कुल, और ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसलिए भी बढ़ता चला जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर को बाद में दिखा लेंगे, पहले एक दफ़ा दवा हम खुद दे के देख लें। इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च भी की थी और मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ था, जिसमें मैंने कॉजेज़ बताई थी कि किस वजह से ये एंटीबायोटिक जो है सेल्फ़ प्रिस्क्रिप्शन लोग क्यों करते हैं, सेल्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर लेते हैं बच्चों की। इसकी अहम वजूहत यही निकली थी कि लोगों के लिए एक्सेसिबल है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि डॉक्टर से जाके लिखवाएं, और जब वो एक दो दफ़ा एंटीबायोटिक दे देते हैं, फ़ेल हो जाते हैं। ख़ुसूसन मेरे पास तो जो बच्चे वो लेकर आते हैं वो उस वक्त लेकर आते हैं जब वो बिल्कुल ही कहीं हर तरह से मायूस हो जाते हैं, ठीक नहीं हो रहे होते, तो कहते हैं डॉक्टर साहब अब आप कुछ करें। अच्छा, एंटीबायोटिक की सिलेक्शन में भी क्या डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हमें आइडिया है कि एंटीबायोटिक जब हम देते हैं
तो हम बच्चे का वज़न की मुनासबत से हम उसकी डोज़ लिखते हैं और एक ख़ास मुद्दत के लिए हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसकी कंडीशन देखते हुए हम लिख कर देते हैं कि इतने दिन आपने करनी है। डॉक्टर साहब, आपके मुशाहिदे में भी आया होगा कि अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं, 4 दिन की एंटीबायोटिक लिखी है, बच्चा अभी ठीक नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं चलें 4 दिन का कोर्स, खुद से ही सो मोटो एक्शन लेते हैं और ख़ुद से ही बच्चे को मज़ीद 4 दिन एंटीबायोटिक दे देते हैं। इस ट्रेंड पे आप क्या कहेंगी, जो ख़ुद से ही आप उसकी जो मिकदार है ज़्यादा कर रहे हैं एंटीबायोटिक की? दोनों तरह होता है। बाज़ लोग ये भी करते हैं कि एंटीबायोटिक को रिपीट करते चले जाते हैं और ये भी करते हैं कि जैसे ही बच्चा ठीक हुआ एंटीबायोटिक का कोर्स छोड़ देते हैं। ये दोनों तरह ख़तरनाक है। इस तरह ये भी होता है कि एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गई। अभी जो हमने बात की है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड, उसकी बेसिक वजह यही है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन और एंटीबायोटिक का ओवर यूज़। जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ भी ले रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से जितने दिन चाहें उतने दिन के लिए ले रहे हैं और बाज़ दफ़ा हर 15 दिन पर दे रहे हैं, नुस्खे को खुद ब खुद रिपीट कर रहे हैं। तो ये तमाम ट्रेंड जो हैं काफ़ी ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, डॉक्टर सदफ़ हारून से अभी टाइफाइड के ऊपर जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइफाइड जो है अगर बर वक्त उसकी तशख़ीस ना हो, लोग अपने ही तजर्बे करते रहें, अपने टोटके करते रहें या मेडिकल स्टोर पे चल के दवाई लेते रहें या किसी इर्द गिर्द के अहबाब से पूछ के इलाज करते रहें, एक्सट्रीम कंडीशन में जानलेवा भी हो सकता है या और क्या कॉम्प्लिकेशन सीरियस इसकी वजह से हो सकती है? टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है, अगर इसको बर वक्त इसकी तशख़ीस ना की जाए और उसका सही इलाज ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और इसकी जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, यानी आंतों की नाली के अंदर सुराख होना, और ये जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं, आपके पास एक बच्चा आया है डायरिया के साथ, अब आप उसका किस तरह से एवेलुएट करेंगे कि किस किस्म का डायरिया है और उसको क्या इलाज आप तजवीज़ करेंगी? देखिए, डायरिया में तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बताया कि घर पे ही वालिदैन कर सकते हैं हॉस्पिटल आने से पहले, जिसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है ORS का इस्तेमाल। ORS बनाएं और बच्चे को देना शुरू कर दें। और उसके अलावा जो एक गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि बच्चे को खाना पीना देना रोक देते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आंतों को रेस्ट मिलेगा, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो माँ का दूध जारी रखें, और अगर वो बड़ा बच्चा है तो उसकी ज़ूद हज़म और नरम ग़िज़ा उसको देते रहें, जैसे केला है, दही है और खिचड़ी है, ये नरम चीज़ें हैं, ये बच्चे को देते रहें। और अगर उसको ड्रिप की ज़रूरत होती है तो उसको वक्त पर उसके जिस्म के वेट के हिसाब से उसको ड्रिप लगती है, वेट के हिसाब से ही एंटीबायोटिक दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों में ख़ास तौर पर जो लो सोशो इकनॉमिक क्लास के बच्चे होते हैं उनमें मिट्टी खाने की, सीमेंट खाने की और दीवारों के प्लस्तर खाने की बड़ी आदत होती है, और पेट के अंदर कीड़े भी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे। इसकी वजह से भी डायरिया के केसेस हो सकते हैं? बिल्कुल, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ आदत नहीं होती, इसकी एक मेडिकल रीज़न होती है जिसकी वजह से बच्चे चौक खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, सीमेंट खा रहे हैं, इसे पाइका कहते हैं। और ज़्यादा जो इसकी कॉमन वजह है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। छोटे बच्चों को लोग खुराक पे बहुत कम स्विच कर रहे हैं। ये लोगों का ख्याल है कि दूध इनकी बुनियादी खुराक है, तो वो बच्चों को दिन में 4 से 6 दफ़ा दूध पिलाएंगे। जी, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएंगे। 6 माह के बाद बच्चे की वीनिंग यानी उसको नरम ग़िज़ा देना शुरू कर देना बहुत ज़रूरी है, और 1 साल की उम्र तक बच्चे को दिन में सिर्फ 2 दफ़ा दूध पीना काफ़ी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे माशरे के अंदर नानियाँ दादियाँ भी, उनके भी अपने फ़लसफ़े होते हैं, आपको पता है। वो एक ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो फ़र्स्ट टाइम माँ बनी होती हैं उनको बड़ा गाइडेंस दे रही होती हैं। तो बच्चे को डायरिया हुआ और बच्चा दूध निकालने की स्टेज पे है तो अक्सर बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, और ये तो आम सी बात है, जब दांत निकलेंगे तो फिर डायरिया भी होगा। तो ये दांत निकलने का डायरिया से या लूज़ मोशन से कोई ताल्लुक़ है अगर साइंसी लिहाज से देखा जाए? देखिए, हमारा जो माशरा है वो बहुत क्लोजली निट है, हम लोग जो है वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। और ये बात जानना ज़रूरी है कि हर दफ़ा जो बुज़ुर्ग कहते हैं ज़ाहिर है अपने तजुर्बे से कह रहे होते हैं, लेकिन इसकी साइंसी वजह अब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। दांत निकलना बज़ाते ख़ुद डायरिया का सबब नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो बहुत लुआब आता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होती हैं, वो एक इन्फेक्शन का बाइस होती हैं। उसके अलावा मसूड़ों में जब खारिश होती है तो बच्चा कोशिश करता है कि खिलौने या फिर जो भी चीज़ सामने पड़ी उठा के मुंह में डाल ले। अगर वो जी बिल्कुल, अगर उसके ऊपर जरासीम हो तो बच्चे को डायरिया होता है। ऐसी सूरत में आप कोशिश ये करें कि बच्चे के लिए नरम जो टीदर्स होते हैं
बाज़ार में मिल जाते हैं, उन्हें साफ़ सुथरा धो कर डब्बे के अंदर रखें और जब बच्चे को ख़ारिश आप उसको वही टीदर्स दें, उन्हें धो के प्रॉपरली स्टरलाइज करके रखें और कोशिश करें कि बच्चा इर्द गिर्द से चीज़ें उठा के मुंह में ना डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे को माएँ दूध देती हैं तो फीडर को तो खैर पूरी दुनिया में डिस्करेज किया जा रहा है कि मदर फीड सबसे बेस्ट है। उसके बाद एक स्टेज आती है ना जब बच्चा फीडिंग से मदर फीड से दूसरा दूध लेना शुरू करता है, तो वो जो ग्लास होता है वो किस मटेरियल का होना चाहिए? प्लास्टिक का होना चाहिए, स्टील हो या ग्लास हो? क्या मटेरियल आप सजेस्ट करती हैं? बेहतर तो यही होता है कि शीशे के ग्लास में बच्चे को पिलाएं, लेकिन अगर आप उसे बच्चों के बने बनाए जो मग्स आते हैं जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी के होते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी के मग में भी पिला रहे तो उसकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि वो दिनों पड़ा रहे और उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठती रहें, खुला पड़ा रहे और आप उसी को बार बार बच्चे के मुँह में देते जाएँ। अच्छा, अब हम आते हैं बीमारियों के बचाव या वैक्सीन की तरफ। हमारे ईपीएच शेड्यूल में बुनियादी तमाम बीमारियों के अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन दस्तयाब हैं। तो ये जो टाइफाइड, जो कि मेरे एक अंदाज़े के मुताबिक शायद 34 करोड़ इसके केसेस पूरी दुनिया में मतलब होते हैं और वो ज़्यादातर जो होते हैं वो शायद 3 करोड़ 40 लाख वो केसेस होते हैं, वो हमारे जैसे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादा होते हैं क्योंकि सफाई सुथराई इतनी नहीं है वहाँ पर। अब यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में तो टाइफाइड लोगों ने सुना ही नहीं होता और हमारे यहाँ पर हम टाइफाइड ही सुनते रहते हैं। इससे बचाव की वैक्सीन, एक तो टाइफाइड हो गया जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीन मौजूद है आपने जिस तरह बताया, और दूसरी रोटा वायरस की भी वैक्सीन मौजूद है। क्या वो हमारे ईपी प्रोग्राम में लोगों को बिल्कुल मुफ्त मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल ऐसे ही है। रोटा वायरस की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। ये ओरल पिलाने के कतरे होते हैं, 6 हफ्ते में पहली डोज और 10 हफ्ते की उम्र में सेकंड डोज। ये ईपीआई स्केड्यूल में शामिल है और बच्चों को दी जाती है। दूसरा ये कि टाइफाइड की जो वैक्सीन है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहला मुल्क है जो बिल्कुल मुफ्त टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन 9 माह की उम्र में खसरा का जब टीका लगता है तो साथ ही टाइफाइड का टीका लगता है। अच्छा, रोटा वायरस का आपने जिक्र किया कि 6 हफ्ते पर और 10 हफ्ते के ऊपर ड्रॉप्स उसके पिलाए जाते हैं। जहाँ तक डॉक्टर साहब मुझे याद पड़ता है कि सरकारी सतह पर मुफ्त मिलने से पहले ये वैक्सीन बहुत महंगी थी, शायद 3-4 हज़ार रुपये की वैक्सीन हुआ करती, तो सिर्फ अमीर लोग या फूडिंग क्लास ही इसको लगवा सकती थी बच्चों को। अब ये पूरी कौम के लिए मुफ्त है। मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है। और दूसरा, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुनकर कि टाइफाइड की वैक्सीन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बिल्कुल बिला मुआवजा मुफ्त अपने बच्चों के लिए ऑफ़र किया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा सोशल मीडिया देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी नाशुक्री सी कौम है कि हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं हुकूमत के ऊपर, निज़ाम के ऊपर कि जनाब ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि जनाब ये फ्री फैसिलिटी आपके पास मौजूद है और आप किसी भी जो हिफाजती टीकों के मराकज़ हैं वहाँ पर चल के फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगवा लें। जी बिल्कुल, 1 साल से छोटे बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 9 माह की उम्र में ये टीका, खसरा के टीका जब लगता है साथ ही ये टीका लगाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइफाइड की जो है हेपेटाइटिस बी जिस एक दफ़ा लग जाए तो सारी ज़िंदगी इंसान महफूज हो जाता है। टाइफाइड के केस में सारी ज़िंदगी बच्चा टाइफाइड से महफूज होगा या कुछ मुय्यना मुद्दत होती है जिसके अंदर तक वो महफूज रहता है और दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत होती है? कुछ मुय्यना मुद्दत होती है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तो नहीं होती, लेकिन 5 से 10 साल तक का अरसा होता है जिसके लिए ये टाइफाइड, और यही वो क्रिटिकल पीरियड है जिसके अंदर अगर टाइफाइड हो जाए तो वो जानलेवा साबित होता है। यानी कि जो रिस्क वाला पीरियड, ख़तरनाक जो मरहला होता है ज़िंदगी का, वो बचपन का होता है। बिल्कुल, उसमें हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त दे रही है और उस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल फ़ायदा उठाना और चाहिए। जो बालिगान हैं, बड़े होकर अगर टाइफाइड होता है तो वो इतना सीरियस आमतौर पर नहीं अगर होता। वो हो भी जाए तो उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वो आपको खुद परचेज करके, अब वो उसकी अच्छा, भी वो वैक्सीन, प्राइवेटली? जी वो प्राइवेटली आपको लगानी चाहिए। वैसे वो भी 400 रुपए की है, वो, महंगी नहीं है, जी, 300-400 रुपए की वैक्सीन जी है। जी उसमें, और 3 साल के लिए आपको जी I 3 think से कि 5 वो साल तक वो भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन दे देती है। है। जी बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देती है। डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, आपने बड़ी ही मुफीद और प्रैक्टिकल मालूमात इसमें शेयर की। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो हमारी बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको आजकल के मौसम में दस्तों और साल की बीमारी से बचाओ, और अगर हो जाए तो उसके इलाज के ऊपर आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे प्लीज़?
मेरा वालिदैन से ये मशवरा उनको ये मैं देना चाहूँगी कि देखिए बच्चों की सेहत पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, स्पेशली सफाई पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पानी जो बच्चों को दें वो बिल्कुल आलूदा ना हो, साफ़ सुथरा उबला हुआ हो, मलमल के कपड़े से उसे छान लें। इसी तरह खाना खिलाने से पहले और वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। अगर बच्चे को डायरिया हो गया है और आपको लगता है कि वो सुस्त हो रहा है, निढाल हो रहा है, आंखें अंदर को धंस रही हैं, पेशाब कम कर रहा है और पखाने में खून आ रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें और फ़ौरन डॉक्टर की तरफ लेकर जाएं। अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखिए। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर सदफ़ हारून का बहुत मशहूर हूँ कि डॉक्टर साहबा ने आज के इस बर्निंग इशू के ऊपर जो बच्चों की सेहत से मुतल्लिक है उसके ऊपर इतनी मुफीद मालूमात इतने सादा फ़हम अंदाज में आपके साथ शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.